हाँ, आवाज है। बिल्कुल ठीक। नमस्कार। इंट्रोड्यूस। सर मैं वर्तमान समय में भारतीय रेलवे के अंतर्गत सीनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी मास्टर डिग्री सावित्री भाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से हुई है। मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री हिस्ट्री ऑनर्स नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना से हुई है। मेरी हॉबी क्रिकेट है सर। ऑप्शनल। सर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। चाहिए। आपको नहीं लगता है बहुत सारा वेरिएशन है? आप बी हिस्ट्री ऑनर्स हैं, एमसी आपने करा है और रेलवे भी कार्यरत हैं, ऑप्शनल पोल साइंस है और प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं। इतना वेरिएशन फिर और स्थिरता की निशानी नहीं है? नहीं सर, नहीं सर, डाइवर्सिटी है सर, और डाइवर्सिटी ही जो प्रशासनिक कार्य में है सर सबसे सर्वोत्तम होता है सर। अच्छा, आपका इसमें पॉलिटिकल साइंस, क्रिकेट, हिस्ट्री और एमसीए, कौन सा चारों फील्ड है जिसमें आप बेहतर समझ रखते हैं? सर मैं अपने करियर में सर सभी सेक्टर में मैं अच्छी तरह से मैंने पढ़ाई किया हूँ सर। तब मैं वर्तमान समय में जॉब में भी हूँ, और इंटरव्यू देने के लिए सर मैं आपके सामने प्रशासनिक दक्षता के रूप में हूँ सर, मैं आपके सामने। पोस्ट प्रायोरिटी बताइए। सर बिहार प्रशासनिक सेवा, सेकंड बिहार पुलिस सेवा सर। अच्छा, ठीक। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल रिलेशन एक इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है ना? यस सर। इंटरनेशनल रिलेशन में आप मुझे पार्टनर्स, एलाई और नेचुरल एलाई तीनों को डिफाइन कीजिए और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज? सर एलायंस जो होता है सर वो किसी सैनिक संगठन के साथ होता है। वेट, आई एम आस्किंग पार्टनर्स, एलाई और नेचुरल एलाई। एलाइज मैंने नहीं कहा। यस सर। सर पार्टनर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत सर जो पार्टनर शब्द है सर, उसमें जो हम मैं किसी भी देश के साथ जो भी हम संबंध रखते हैं, उस संबंध व्यापारिक संबंध हो, आर्थिक संबंध हो, राजनीतिक संबंध हो। सर एलआई का मतलब होता है सर कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में है वो संबंध है जो सिर्फ जियो पॉलिटिकल के रूप में हो। और तीसरा सर आपने क्या बोला सर, मैंने नहीं सुन पाया। नेचुरल एलाई। नेचुरल अलायंस जैसे सर हमारे साथ है जो भूटान और नेपाल के साथ जैसे नेचुरल अलायंस है सर। मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी आपकी तैयारी की जरूरत है। चलिए, कोई बात नहीं। डिफाइन ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4, ट्रैक 5। सर ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो ट्रैक वन डिप्लोमेसी होती है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है सर, सरकार टू सरकार होती है। ट्रैक टू के अंतर्गत सर एनजीओ के माध्यम से है जो सर संबंध बनाते हैं। ट्रैक थ्री में सर इकोनॉमिक स्तर पर जो व्यापारिक स्तर पर हम संबंध बनाते हैं सर। ट्रैक फोर में सर पीपुल और सिटीजन स्तर पर बनाते हैं सर। ट्रैक फाइव में सर मीडिया स्तर पर बनाते हैं सर। अच्छा, इसमें फॉरेन मिनिस्टर हमारी लेट सुषमा स्वराज जी एक कॉन्सेप्ट दी थी, ट्रैक 1.5। इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? नहीं सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है सर। ग्लोबल रेसिस्टेंस क्या होता है? वैश्विक अवरोध। सॉरी सर, नहीं पता सर। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? सर ग्लोबलाइजेशन वैश्विक स्तर पर कनेक्टिविटी, इकोनॉमी और सांस्कृतिक स्तर पर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने की बात की जाती है सर। इसके लिए किस किस टूल की जरूरत होती है? सर ग्लोबलाइजेशन के लिए सर जो टूल की जरूरत होती है सर, वो पता नहीं है सर। विकास जी। सर आवाज नहीं आ रही है सर आपकी।
आप इंडियन रेलवे में कार्यरत हैं और विगत वर्षों में देखा जा रहा है कि भारतीय रेल को भी निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सिटीजन्स के लिए, नागरिक के लिए बेहतर है या आप इसे नकारात्मक रूप से देखते हैं? सर, वर्तमान समय में जो भारतीय रेलवे को जो निजीकरण किया जा रहा है सर, इसके दो एक्सपेक्ट है सर। अभी वर्तमान समय में 2024 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात की गई है, उसमें रेलवे का भी अंशदान होता है सर, जिसमें अगर निजीकरण के क्षेत्र में अगर रेलवे जाती है सर, तो बेहतर सुविधाएं प्राप्त होगी, निवेश बढ़ेगा सर, सरकार का हस्तक्षेप कम होगा। लेकिन इसी दूसरे मामले में अगर कहा जाए सर, तो सामुदायिक स्तर पर रेलवे ने बहुत सारे कंसेशन देते हैं, या तो रोगी की बात किया जाए या स्टूडेंट की बात किया जाए, तो सर वहाँ पर थोड़ा सा सर्विंग की प्रॉब्लम आएगी। लेकिन सर अभी हम लोग है जो इस कदम में कुछ परसेंटेज पे सर निजीकरण कर रहे हैं, तो इसका जो पायलट प्रोजेक्ट की तरह देखा जा रहा है सर। रेलवे में कहाँ पे कितने % निजीकरण अभी तक हुए हैं? कहीं हुआ है क्या? हाँ सर, अभी तो बात चल रही है सर, 151 ट्रेनों की बात चल रही है, जो 5% रूट पे किया जाएगा सर। हाँ, तो रेलवे का निजीकरण है ये? नहीं सर, रेलवे के क्या कुछ रेलवे? नहीं, रेलवे का निजीकरण इसमें नहीं कहा जा सकता है। सरकार की ऑपरेशनल पार्ट मेरे पास है, सिक्योरिटी मेरे पास है, कुछ सर कुछ भाग है जो सर रेलवे जो पायलट प्रोजेक्ट के लिए दे रही है सर। रेलवे है क्या? रेलवे एक कंपनी है? सार्वजनिक नहीं सर, एक सार्वजनिक नियुक्ता है सर। नियोक्ता इज ओके। इसको ऑर्गेनाइज संगठन कौन सा है ये रेलवे? रेलवे ऑर्गेनाइजेशन ही कर सकते हैं सर इसको। लाइक ये कंपनी है या कॉरपोरेशन है या ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इसको किस में आप रखेंगे? सर इसको तो भारत सरकार के अंतर्गत आता है सर, तो इसको सार्वजनिक संपत्ति के रूप में इसको देखा जाता है सर। सार्वजनिक संपत्ति है, लाइक BSNL का आपने नाम सुना होगा। हाँ यस। तो BSNL में क्या 100% शेयर सरकार का ही है? हेलो। हाँ सर। ओके। सर लेकिन BSNL या लिमिटेड लिखती है सर, बिहार संचार निगम लिमिटेड। हाँ हाँ। तो अच्छा, ये लिमिटेड कंपनी कौन लिख सकती है? क्या एक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड लिख सकती है? नहीं सर, कुछ शेयर है जो सरकार है जो किसी दूसरे निजी हाथों में दे दिया जाता है, तब है जो उसमें लिमिटेड लिखाता है सर। जिसका 100% इंटैक्ट होता है उसमें सर लिमिटेड नहीं लिख पाते हैं सर। रिलायंस एक लिमिटेड कंपनी है या नहीं? रिलायंस इंडस्ट्रीज? सर 100% है सर। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है? यस सर। तो कैसे हम तय करेंगे कि कौन सा प्राइवेट कंपनी है और कौन सा पब्लिक कंपनी है, PSUs है? जिसका स्वामित्व सर जो सरकार के हाथों में होती है, वो सर पूरी तरह से भारत सरकार के अंतर्गत में आती है। जिसका स्वामित्व भारत सरकार से बाहर होती है, वो है जो सर निजी हाथों में होता है, उसको सर लिमिटेड कंपनी कहेंगे सर। कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं सर, 51 और 49% का होता है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो भारत सरकार की PSU कंपनियां हैं, तो सर उस एक अलग बात उसको रखा जा सकता है। अच्छा, आपका गृह जिला नालंदा है? नहीं सर, जहानाबाद सर। जहानाबाद। ये रेड कॉरिडोर क्या होता है? सर भारतीय मानचित्र पे सर एक बीच में सर नक्सलवाद को प्रभावित करने के लिए सर एक रेड कॉरिडोर की जो संज्ञा दी जाती है, जो उसमें बिहार भी आता है सर, जिसमें जहानाबाद जिला है। नक्सलवाद को प्रभावित करने के लिए समझ नहीं जो पाया। नक्सलवाद से प्रभावित जगह है सर। ओके, जो नक्सलवाद से प्रभावित जगह है उसको रेड कॉरिडोर। यस। क्या प्रयास अभी और किए जाना चाहिए जिससे ये सब जो क्षेत्र हैं जो अभी भी रेड कॉरिडोर में आते हैं वो खत्म हो सके? सर अगर बिहार के स्तर पे बात की जाए सर, तो नक्सलवाद एक अप्रासंगिक है सर। अब कुछ छोटी मोटी घटनाएं होती है जिसको सर MHA 2016 के अनुसार कुछ ऐसे राज्य जिला को भी बोला कि अब इससे बाहर कर देना चाहिए, तो सर नक्सलवाद अब निरर्थक माना जाएगा सर। पैरा मिलिट्री फोर्सेस का नाम सुना है? हाँ यस सर, सुना है सर। ओके। अगर किसी राज्य की असहमति हो, यस। अगर किसी राज्य की असहमति हो
पर केंद्र को लगता है कि वहां पे जरूरत है, तो क्या वो राज्य की असहमति के बावजूद पैरामिलिट्री फोर्स को उस राज्य में भेज सकता है? सर निश्चित रूप से सर है, जो केंद्र सरकार अगर चाहेगी तो भेज सकती है सर। ओके। इलेक्शंस का टाइम चल रहा है। यस हेलो। सर। यस सर, आवाज आ रही हाँ, इलेक्शन का टाइम चल रहा है। अगर किसी वजह से चुनाव को 5 साल से आगे बढ़ाना हो तो उसके लिए क्या प्रावधान है? सर, भारतीय संविधान के अंतर्गत तो ऐसी कोई प्रावधान नहीं है सर। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो बिहार में चुनाव है, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने अपना नोटिफिकेशन और गाइडलाइंस जारी कर दिया है सर। तो एक संवैधानिक संस्था के नाते सर, जिस पथ पे इलेक्शन कमीशन चल रहा है सर, उसको हम सकारात्मक भूमिका में देखते हैं सर। किस परिस्थिति में चुनाव आगे बढ़ाया जा सकता है? कौन सी ऐसी परिस्थिति चल रही हो कि चुनाव आगे बढ़ाया जा सकता है? सर एक तो सर संवैधानिक तंत्र अगर फेल हो जाता है तो वहां पर है जो बढ़ाया जा सकता है सर। क्या कहते हैं उसको? सर आर्टिकल 352 सर, जिसपे सर लागू होता है सर। नेशनल इमरजेंसी। हाँ, नेशनल इमरजेंसी में सर। ये पूरे देश में लगाना होगा या देश के किसी हिस्से में लगाई जा सकती है? नहीं सर, ये तो राष्ट्रीय आपात सर, किसी अगर विशेष प्रकार की स्थिति होती है तो वहां भी, नहीं तो पूरे देश में भी लगाया जाता है सर। वेरी गुड। आईपीएल, इसकी स्पॉन्सरशिप अभी किसको मिली है? सर ड्रीम 11 कंपनी को मिली है सर। ड्रीम 11 को। इसको भी लेकर कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या वो इश्यूज हैं? सर उसमें बताया जा रहा है कि 10% जो स्टैक है जो चाइनीज कंपनी की है सर, जिसका नाम सर पेंटॉन से कुछ नाम है सर, जो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, लेकिन 10% उसका है जो शेयर उसमें है सर। इसीलिए इश्यूज हो रहे हैं। हाँ, इश्यूज हो रहे हैं सर, लेकिन वर्तमान समय में अभी ऐसा कुछ बात नहीं आई है मीडिया पेपर के माध्यम से। अच्छा, आपने बोला आपकी हॉबी है क्रिकेट। ये क्रिकेट देखना हॉबी है या क्रिकेट खेलना आपकी हॉबी है? सर बोथ सर। दोनों आपकी हॉबीज है। ओके, वेरी गुड। आप अपनी 2 वीकनेस बताइए। सर वर्क अल्कोहलिक, मैं काम करते करते भूल जाता हूँ सर, और दूसरा सर मिला हूँ सर से। ओके, वर्क अल्कोहलिक, काम करते करते भूल जाते हैं कि काम करना है। यस सर, काम में लगे रहते हैं तो भूल जाते हैं कि अब टाइम कब बचा है, तो ये थोड़ा मेरी वीकनेस है सर ये। ओके ओके। आपने इतिहास पढ़ा है। इतिहास में बेसिकली नेशनल मूवमेंट में कौन सा ऐसे व्यक्तित्व हैं जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किए हुए हैं? सर श्री महात्मा गांधी और श्री जवाहरलाल नेहरू सर। क्यों? दोनों की जो विचारधारा थी स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई है सर। दोनों की अलग अलग आइडियोलॉजी थी जो भारत को एक नए स्तर पर ले जाने में कामयाब हुई सर। नेहरू सोशलिस्ट विचारधारा के थे। यस। और अब हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं। यस। तो ऐसे स्थिति में तो आपको वर्तमान सरकार की नीति से काफी समस्या होती होगी। नहीं सर, वर्तमान समय में जो विश्व स्तर पर जो डिमांड है सर, उस डिमांड को पूरा करने के लिए भारत अपनी विदेश नीति में भी चेंजिंग कर रहा है सर। और स्वभाव है कि भारत अपना विदेश नीति यथार्थवाद से आदर्शवाद से यथार्थवाद, और अभी वर्तमान में सर जिस प्रकार से जो देश भारत के साथ व्यवहार करेगा, उसी प्रकार से भारत उसके साथ टिट फॉर टैट जैसी स्थिति है सर। तो अपना व्यवहारिकता है जो धीरे धीरे चेंज हो रहा है सर समय के अनुसार। सर, कहा जाता है कि नेहरू गांधी जी के अनुयायी थे, लेकिन अगर नीतिगत रूप से देखेंगे तो जिन जिन नीतियों को लेकर गांधी जी आगे बढ़े, ठीक उल्टा काम किया नेहरू जी ने। तो आप इस बात से सहमत हैं? सर आइडियोलॉजी सबका अपना व्यक्तित्व अपना अलग अलग होता है सर। गांधी जी और नेहरू जी में अहिंसा दोनों समानता थी सर। एक ग्रामीण विचारधारा, ग्रामीण को बढ़ावा देना चाहते थे, दूसरा औद्योगिकरण को बढ़ावा देना चाहते थे। लेकिन वर्तमान समय में सर दोनों की जरूरत है सर अभी। अच्छा, ये बताइए,
जो पंडित नेहरू का पंचशील ज्यादा व्यवहारिक है कि माननीय नरेंद्र मोदी की नव पंचशील ज्यादा व्यवहारिक वर्तमान में? सर पंचशील जो 1954 में जो विदेश नीति के अंतर्गत लाया गया था सर, वो एक सकारात्मक भूमिका से लाया गया था, लेकिन किसी कारणवश 1962 में ये फेल हो गया। और उस नीति को सर इसीलिए मैंने है जो विदेश नीति में बदलाव किया गया है। और वर्तमान समय में जो श्री नरेंद्र मोदी जी की नीति है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसमें सभी स्तरों पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी स्तरों पर है जो सर समानता की मैंने जा रही नव पंचशील की बात कही, नव पंचशील क्या है? है। सॉरी सर, नहीं पता सर। अच्छा, और स्टिक एंड कैरोट पॉलिसी क्या होती है? सर सॉरी, एक बार रिपीट कीजिएगा सर। स्टिक एंड कैरोट पॉलिसी। सॉरी सर। सर मेरा ग्रेजुएशन बीटेक हुआ है जामिया। अच्छा, कैबेज पॉलिसी क्या होती है? एक इशू देखा गया जैसे कैबेज में भी गया जी। है कि पुलिस की ब्रूटैलिटी नहीं सर, नहीं पता वहाँ है। कैंपस के हिंदी में बताओ। बंद गोभी की नीति। नो सर। सर अगर मुझे क्या बोले सर? बंद गोभी की नीति। अगर आप वहाँ पे ECP रोके बंद तो आप गोभी कैसे- की नहीं सर, नहीं पता है सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, आप मुझे आदि इतिहास को डिफाइन किए। आदि इतिहास किसको कहते हैं? आर्ट इतिहास सर, आवाज थोड़ी गूंज रही है सर। प्रोटो हाँ सर, हाँ, हाँ आदि। सर, यस सर। जिसमें सर जो लिखी गई बातों को जो पढ़ा नहीं गया है सर। कि ऐसा हुआ है। लिखी हुई बातों को वैदिक काल को कौन सा इतिहास कहेंगे? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। तो परिभाषा आपका कैसे काम चलेगा? वैदिक काल को कौन सा इतिहास कहेंगे? चलिए। अच्छा, लास्ट एक क्वेश्चन है। यस सर। 57 का जो वॉर था उसको आप क्या बोलेंगे? ये विद्रोह था या ये स्वतंत्रता की लड़ाई थी? सर इतिहासकारों ने विभिन्न मत रहा है सर इसके लिए सर। आप एज एन इंडियन क्या बोलेंगे? सर हम तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही मानेंगे सर। मैं क्या करता हूँ, कैसा ठीक। क्या देना होगा? विकास जी फीडबैक दीजिए आप पहले। सर कैसा रहा आपका इंटरव्यू? सर एवरेज से बिलो रहा सर। एवरेज ऐसा क्यों लगता है आपको? कुछ ऐसे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाए सर, पता ही नहीं था तो। कोई एरिया जो आपको लगा हो जहाँ पे आप ज्यादा अनकंफर्टेबल लगे हों? सर कुछ हिस्ट्री सर, कुछ बातें, छोटी छोटी बातें जो नहीं रिकॉल कर पाया सर। एग्जैक्टली अगर हम आपके ऑप्शनल पे ही आते हैं तो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस आईआर के पार्ट में हमको बहुत कंफर्टेबल नहीं दिखे आप। उसी से रिलेटेड और आईआर से इन जनरल हर स्टूडेंट से, चाहे उसका बैकग्राउंड हो नहीं पॉलिटिकल साइंस या नहीं हो, वो पूछे जाते हैं। आपसे एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट? तो वहाँ पे आपको पूरा एक अच्छा बेहतर होगा कि कुछ जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसके करंट अपडेट्स को एक सिनॉप्सिस के तौर पे आप जरूर तैयार रखें और उसको अपडेट करते रहें जब तक इंटरव्यू का डेट नहीं आता है, ठीक है? क्योंकि आपको हो सकता है ये और डेप्थ में ले जाया जा सकता है। सेकेंडली आप रेलवे में कार्यरत हैं और रेलवे में हमने सेक्शन इंजीनियर के रोल वगैरह पे तो किया नहीं सवाल, लेकिन करंट अफेयर्स में आज रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, आउटसोर्सिंग, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं थे। कंफर्टेबल नहीं थे इन सेंस कि आपके स्टार्टिंग में आपने जो रेलवे का किसी ट्रेन को प्राइवेट हाथ में दिया जाने लगा, तो ये रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने की, रेलवे की क्लीनिंग कोचेज, IRCTC, ये सब आपने आउटसोर्स किया वर्क को। तो आपसे उस सेंस में बल्कि आपने मुझे ही खींच कर लेकर चले गए लिमिटेड कंपनी और इन जगह पे जहाँ पे आप और भी ज्यादा नहीं कंफर्टेबल थे। तो हमें पता होता है कि हमारा ग्रे एरिया, वीक एरिया कौन सा है और हमें कहाँ जाना है। तो
आप रेलवे के उन सारे जो करंट अपडेट्स हैं उसको अच्छे से देखिए, ठीक है। वो न्यूज़पेपर वाला लैंग्वेज नहीं, आप सोशल मीडिया वाला लैंग्वेज नहीं, आपकी बातों में वो लैंग्वेज आ रहे थे जो सोशल मीडिया पे चल रहे थे, ठीक है। आप उसको देखिए कि क्या है, क्योंकि वहां पे भी आप मुझे अनकंफर्टेबल लगे। लेकिन जो दो सबसे अच्छी बातें आप में मुझे लगी कि अगर कोई आप जवाब नहीं बता रहे हैं फैक्चुअल पार्ट, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन आपके इंटरव्यू के दौरान हम लोग को लगा कि हाँ हम लोग थोड़े लाइवली थे, यानी कि आपके लाइवलीनेस का महसूस कर पा रहे थे। यू हैव वेरी वेरी साउंड फेशियल एक्सप्रेशन, कि आप नहीं भी मुस्कुराते हैं तो मुस्कुराता हुआ चेहरा है, ये इंटरव्यू में पे करेगा। लेकिन अगर हम और बाकी एस्पेक्ट्स को नहीं तैयार करेंगे तो बहुत ज्यादा सॉरी बोलने पे हो सकता है कि स्ट्रेस में हम आ जाए, ठीक है। तो अभी आपका पहला चीज होगा, फोकस जो एरिया होगा ये यही कि हम अपने सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन को और ज्यादा बढ़ाएं, ठीक है। ये पहला मॉक था आपका। यस सर। ओके और सर, आपके तरफ से। सिद्धार्थ, यस वीडियो भेजा है ना मैंने, यस सर। उसमें इंटरनेशनल बेसिक वाला है, पॉलिटी का है, राष्ट्रपिता, जो भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी थोड़ी सी तुम फंस रहे थे, जो विकास सर ने पूछा था वहां भी तुमको दिक्कत हो रही थी, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस तुम्हारा ऑप्शनल होगा, पॉलिटी में तुम फंसोगे, इंटरनेशनल रिलेशन फंसोगे, ये नहीं होनी चाहिए। अभी तुम काम होगा तो वो सारा वीडियो बढ़िया से देखोगे, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन का भी है, पॉलिटिकल साइंस का भी पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ वो भी वीडियो दिया गया है तुमको, ठीक है। हिस्ट्री का भी दिया गया है, ठीक है। और जैसे आदि इतिहास है तो निश्चित है उसमें उसका आंसर ये होता है कि ऐसा इतिहास जिसका एक साक्ष्य या तो लिखित हो तो पुरातात्विक नहीं है, और पुरातात्विक हो तो लिखित नहीं है, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता को आदि इतिहास कहते हैं कि सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य बहुत ज्यादा नहीं मिले हैं। और जब सिंधु घाटी सभ्यता को भी आदि इतिहास इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके दोनों साक्ष्य हैं लेकिन एक साक्ष्य को नहीं पढ़ा गया, ठीक है ना। तो वो चीज जो क्लासिक शब्द है, ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए, और ये अक्सर हाँ पूछ दिया जाता है। तो सारे तुम्हारा अगले इंटरव्यू से पहले तो सारा वीडियो देख करके, अगर वीडियोस जो मैंने क्लास दिए हैं उससे जुड़ा हुआ गलती होगा तो तुम पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यस सर। निश्चित सर। सर कुछ ऐड करना चाहेंगे? रेलवे का जो हाँ हाँ बोलिए। हाँ विकास जी बोलिए। हाँ सर कंप्लीट कर ले फिर हम देते हैं सर। हाँ, और रेलवे का भी तैयारी ठीक से होना चाहिए जैसा कि सर ने बताया, और यहाँ से भी शायद सेंड कर दिया जाएगा तुम्हें, लेकिन उस पर देखना है। अब बोला जैसे आपने हॉबीज जब मैंने आपसे पूछा कि क्रिकेट देखना है या खेलना है तो सडनली आपने कह दिया दोनों। सिमिलरली मैंने कहा कि कोई एक आइडियल बताइए और आपने गांधी एंड नेहरू कह दिया। तो कई बार हम अनकॉल्ड क्वेश्चंस को इनवाइट करते हैं। अगर आप एक कहते हैं जो आप सबसे कंफर्टेबल है से गांधी, तो आपसे प्रोबेबली गांधी पर ही क्वेश्चन होता, नेहरू पे नहीं जाता। हमने आपसे दो पूछा भी नहीं था, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। उसी तरह हॉबीज में भी जब पूछा गया तो क्रिकेट देखना और खेलना बेसिकली कोशिश कीजिएगा कि क्रिकेट अगर आप रख रहे हैं एज ए हॉबी तो एक ऑल्टरनेट हॉबी और रखिएगा, दूसरा हॉबी। कई बार बोर्ड में ऐसा हुआ है कि दे आर बैडली इरिटेटेड बाय दिस क्रिकेट वर्ड, क्योंकि ये कॉमन सा टर्म हो गया सर, क्रिकेट मेरा हॉबी है, ठीक है। तो कई बार ऐसे हुए हैं मेरे कैंडिडेट्स को, उन्होंने कह दिया है कि अच्छा कोई और बताओ, कोई और हॉबी है तो बताओ। तो उस केस में आप सडनली कुछ हॉबी बनाओ या कहो कुछ और नहीं है, तो इसके लिए आप अभी से एक ऑल्टरनेटिव, इसलिए कभी भी है कि दो हॉबीज जरूर रखनी चाहिए। दूसरा, हॉबी और स्पोर्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, उस चीज को आप फोकस करिए। खेलना कभी हॉबी नहीं होना चाहिए, हम रखते हैं इन जनरल, बट ये नहीं होना चाहिए। आप यूपीएससी के फॉर्म्स भी भरेंगे तो आपको हॉबीज, इंटरेस्ट, स्पोर्ट्स के अलग कॉलम देते हैं। हॉबीज और इंटरेस्ट को एक में मर्ज कर, स्पोर्ट्स अलग, इसलिए कि देखिए जब आप क्रिकेट खेलना हॉबी कहते हैं तो हॉबी वो चीजें हैं जो हम लेजर टाइम में करते हैं, जब हम फ्री हैं और अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए करते हैं, इसीलिए करते हैं, रखते हैं रुचि को। स्पोर्ट्स क्या है? स्पोर्ट्स वो है जो, स्पोर्ट्स चाहे कोई सा भी गेम होगा, वो हमेशा सामने एक ओपोनेंट होंगे, और जब ओपोनेंट होंगे तो कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी।
और जब प्रतिस्पर्धा होगी तो नेचुरली वो स्ट्रेस हमको देगा, ना कि हमको स्ट्रेस से रिलीव करेगा। रिलीफ करेगा। तो क्रिकेट को एज ए हॉबी देखना आप बता सकते हैं, लेकिन किसी भी स्पोर्ट्स को खेलना एक हॉबी मुझे लगता है कि बहुत उचित नहीं है, क्योंकि आपने स्ट्रेस लेने वाली चीजों को बता दिया एज ए हॉबी, ठीक है। जबकि आप हॉबी को डिफाइन करते हैं स्ट्रेस रिलीज करने वाली चीजें। सेकेंडली, आप स्पोर्ट्स के लिए किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं, अगर अगला बंदा नहीं है तो आप वो हॉबी रियलाइज नहीं कर पाएंगे, जबकि हॉबी वो चीज होता है जो हम एकांत में करना चाहते हैं, राइट। तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा और एक अल्टरनेट हॉबी और जरूर तैयार रखिएगा।